अचानक आए भूकंप से घबराकर मैं लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ भागा। बिना कुछ सोचे समझे मैंने सीधा छलांग लगा दी। पर जैसे ही मैं हवा में था, मुझे अचानक याद आया कि मैं 15वीं मंजिल पर रहता हूं। और इससे भी बड़ी विडंबना तो यह थी कि मेरे जमीन पर गिरने से पहले ही भूकंप रुक गया। बाद में टीवी पर खबर आई, आज सुबह 2:33 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई। और जाहिर है, इस भूकंप में मरने वाला इकलौता बदनसीब इंसान मैं ही था। एक भटकती हुई आत्मा बनने के बाद मैं बस यूं ही इधर उधर घूम रहा था कि तभी मुझे यमदूत मो यिंग ने पकड़ लिया। मुझे पकड़कर ले जाया गया और उसने अपनी जीवन मृत्यु की किताब खोली। अजीब बात है, तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं मिल रहा? उसने कहा। खैर छोड़ो, मेरे साथ पाताल लोक चलो। तुम्हारी उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए महाराज जल्द ही तुम्हारे वापस जिंदा होने का इंतजाम करेंगे। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैंने तो अभी दुनिया के मजे भी नहीं लूटे थे। लेकिन तभी यमदूत ने एक बुरी खबर दी। हमारे सूत्रों के मुताबिक तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अरे जब शरीर ही नहीं बचा तो मैं वापस जिंदा कैसे होऊंगा? मैंने घबराकर पूछा। तुम्हारे अंतिम संस्कार से पहले तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे अंग दान कर दिए थे, इसलिए तुम चाहो तो उस इंसान के शरीर में रह सकते हो जिसे तुम्हारा अंग मिला है। लेकिन हां, इसके लिए उसकी रजामंदी जरूरी होगी। अब सोचने वाली बात थी कि मेरी किडनी किसको मिली है? कोई 61 साल का बूढ़ा? कोई मशहूर एक्ट्रेस? नहीं, वो तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो वो भी नहीं। आखिरकार मेरा सबसे सही टारगेट बना एक बेहद अमीर आदमी, गू हंटिंग। जाने से पहले यमराज ने मुझे एक हल्की चमकती हुई जेड की चाबी दी। यह पाताल लोक का एक खास टोकन है जो 3 महीने तक इंसानी दुनिया में तुम्हारी आत्मा को भटकने और खत्म होने से बचाएगा। अगर 3 महीने के अंदर तुम वापस जिंदा नहीं हो पाए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम कभी दूसरा जन्म नहीं ले पाओगे। मैं अभी सोच ही रहा था कि इस गू हंटिंग को कैसे ढूंढा जाए कि तभी मेरे हाथ में मौजूद वो पत्थर अचानक कांपने लगा। इसके साथ ही मुझे अपने पेट के हिस्से में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा के अंदर किसी ने कोई अदृश्य जीपीएस नेविगेशन फिट कर दिया हो, या कहूं तो किडनी रडार। वाह भाई, अंगदान के बाद इतनी अच्छी कस्टमर सर्विस भी मिलती है, ये मुझे नहीं पता था। मैं बड़बड़ाया। उस खिंचाव के सहारे मेरे पैर जमीन से उठ गए। मैं किसी हवा निकले गुब्बारे की तरह शहर के सबसे अमीर इलाके की तरफ उड़ने लगा। अपने किडनी रडार के इशारे पर मैं शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बने बेहद आलीशान बंगले तक पहुंच गया। वहां के मास्टर बेडरूम में एक बहुत बड़े कस्टमाइज्ड बिस्तर पर एक आदमी सो रहा था और उसकी बाईं कमर के पास से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, जिसे सिर्फ एक भूत ही देख सकता था। क्या बात है भाई, मेरी किडनी इस्तेमाल करने में मजा तो आ रहा है ना? मैंने मन ही मन कहा। यमराज के मुताबिक मुझे उसके सपने में जाकर उससे बात करनी थी और शरीर में रहने के लिए उसकी परमिशन लेनी थी। पर सपने में जाऊं कैसे? मैंने वो चमकता हुआ पत्थर उसके माथे पर रखा, अपनी आंखें बंद की और यमराज का बताया हुआ एक मंत्र मन ही मन पढ़ने लगा। अचानक सब कुछ गोल गोल घूमने लगा, जैसे मैं हवा में गिर रहा हूं। जब मैंने आंखें खोली तो आसपास का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मैं एक ऐसे सुपर कॉन्फ्रेंस रूम में था जो इतना बड़ा था कि उसकी कोई हद नजर नहीं आ रही थी। दीवारें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से भरी पड़ी थीं, जिन पर लाल और हरे रंग के शेयर बाजार के ग्राफ चल रहे थे। हवा में तरह तरह के 3D फाइनेंशियल रिपोर्ट और डेटा मॉडल तैर रहे थे। और वहां गू हंटिंग एक महंगे और शानदार डार्क सूट में कॉन्फ्रेंस टेबल के बिल्कुल सिरे पर बैठा था। टेबल के दोनों तरफ सैकड़ों रोबोट जैसे चेहरे वाले कर्मचारी बैठे थे जो पागलों की तरह कीबोर्ड खटखटा रहे थे। ये कैसा सपना है भाई? ये तो मेरे जीते जी की नौकरी से भी ज्यादा टॉक्सिक है। इस पूंजीपति के अवचेतन मन में भी सिर्फ काम भरा है, सपने में भी अपने और अपने कर्मचारियों का खून चूस रहा है। मैंने अपना गला साफ किया, बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए कॉन्फ्रेंस टेबल के पास गया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। धड़ाम! कीबोर्ड की आवाजें अचानक रुक गईं। सैकड़ों कर्मचारियों ने एक साथ सिर घुमाया और अपनी खाली बेजान आंखों से मुझे घूरने लगे। गुहांटिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें किसी तेज चाकू की तरह चुभने वाली थीं और वो मुझे ठंडी निगाहों से देखने लगा। तुम किस डिपार्टमेंट से हो?
तमीज नहीं है क्या? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। मैंने बिना किसी झिझक के एक कुर्सी खींची, उस पर बैठा और शान से पैर पर पैर चढ़ा लिया। गो हंटिंग है ना? मैं तुम्हारी बाईं किडनी का असली मालिक हूं। मैं आज तुमसे अपना किराया वसूलने आया हूं। गुहांटिंग की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। उसने अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी, बस टेबल से एक फाइल उठाई और पन्ने पलटने लगा। मेरी बाईं किडनी रेड क्रॉस सोसाइटी के कानूनी दान चैनल से आई है। इससे जुड़े सभी कागजात और कानूनी दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। इसके बदले में मैं उस फाउंडेशन को गुमनाम रूप से 50 मिलियन का दान दे चुका हूं। कानून और संपत्ति के अधिकारों के हिसाब से ये किडनी अब मेरी कानूनी निजी संपत्ति है। तुम जो ये किराया मांग रहे हो, इसका कोई आधार नहीं है। अरे भाई, तुम हालात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारा सपना है और मैं एक भूत हूं। भूत, समझे? आत्मा। गुहांटिंग ने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कहा, क्या यह कोई 3D होलोग्राम तकनीक है या दिमाग में घुसने वाली कोई नई ड्रग? अगर तुम मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी बेचने आए हो तो तुम्हारी एंट्री भले ही अनोखी थी, लेकिन ये मेरी कंपनी के काम से मेल नहीं खाती। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, मेरे दिमाग से दफा हो जाओ। क्या इस आदमी का दिमाग लोहे का बना है? ठीक है, अगर सीधे तरीके से नहीं मानेगा तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आज तो मैं शरीर को लेकर ही रहूंगा। सबकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म चालू करो, गुहांटिंग ने आदेश दिया। इतना कहते ही उस कमरे में बैठे वो सैकड़ों कर्मचारी एक साथ खड़े हो गए। उनका शरीर अचानक फूलने लगा, सूट फट गए और अंदर से पत्थर जैसी मजबूत मांसपेशियां निकल आईं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन सबके सिर किसी तिजोरी में बदल गए। अरे बाप रे, ये कैसा बेवकूफाना डिफेंस सिस्टम है? सैकड़ों तिजोरी वाले बॉडी बिल्डर्स। वो सब किसी लहर की तरह मुझ पर टूट पड़े। वैसे तो मैं अमर था, लेकिन किसी और के सपने में मेरी ताकत कम हो गई थी। मैंने बॉडी बिल्डर के तिजोरी वाले सिर पर मुक्का मारा तो मेरे खुद के हाथों और आत्मा में झुंझुनी दौड़ गई। इसे बाहर निकालो, गुहांटिंग चिल्लाया। मुझे कुछ बॉडी बिल्डर्स ने जमीन पर दबा लिया और मैं अपनी जान लगाकर बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक सब कुछ बदल गया। दिन की तरह रोशन वो कॉन्फ्रेंस रूम अचानक लाल रोशनी से जगमगाने लगा। दीवारों पर चल रहे शेयर बाजार के ग्राफ टूटकर खून से लथपथ उलझे हुए तारों में बदल गए। पाताल लोक से भी 100 गुना ज्यादा भयानक और काली ऊर्जा छत से टपकने लगी। कच कच। उस खाली कमरे में किसी चीज को चबाने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। जिन तिजोरी वाले बॉडी बिल्डर्स ने मुझे पकड़ रखा था, जैसे ही वो उस काली ऊर्जा के संपर्क में आए, वो एक पल में काले पानी में बदल गए। वो एक चीख तक नहीं निकाल पाए। आखिरकार गू हंटिंग के चेहरे के भाव भी बदल गए। वो झटके से खड़ा हुआ और उस बढ़ती हुई काली ऊर्जा को घूरने लगा। उस काली ऊर्जा में से एक अजीब सी मुड़ी तुड़ी आकृति बाहर आई। वो एक फटे हुए लाल कपड़ों वाली औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और 10 उंगलियों पर लंबे लंबे काले नाखून थे। उसका आधा चेहरा सड़ चुका था और उसकी एक खूनी लाल आंख गू हंटिंग को घूर रही थी। गू हंटिंग, तूने मेरी जान लेकर ये अमीरी हासिल की है। आज मैं तुझसे खून का बदला खून से लूंगी। मैं जमीन पर पड़ा उस लाल कपड़ों वाली चुड़ैल को देख रहा था और मेरे दिमाग में गालियों की झड़ी लगी थी। ये क्या मुसीबत है? ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। इस आदमी ने सिर्फ मेरी किडनी ही नहीं ली, बल्कि किसी का खून भी किया है। वो चुड़ैल मुझ जैसे छोटे मोटे भूत को तो घास भी नहीं डाल रही थी। वो एक लाल साए में बदली और सीधे गू हंटिंग पर झपटी। गू हंटिंग चाहे दिमागी रूप से कितना भी मजबूत हो, था तो वो एक आम इंसान ही। उस चुड़ैल के खौफ से उसके सपनों की दुनिया टूटने लगी। कमरे की जमीन फटने लगी और चुड़ैल के नाखून गू हंटिंग के सीने को चीरने ही वाले थे। खत्म। मेरा लाइफ टाइम का फ्री खाना पीना तो गया, मैंने सोचा। अगर गू हंटिंग सपने में इस चुड़ैल के हाथों मारा गया तो उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचेगा और वो असल जिंदगी में भी कोमा में चला जाएगा। फिर मैं किस शरीर में घुसकर जिंदा होऊंगा? मैंने दांत पीसे और पता नहीं मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई। मैं जमीन से उछला और सीधा जाकर गू हंटिंग के पैरों से लिपट गया। साथ ही मैंने यमराज का दिया हुआ वो चमकता पत्थर हवा में उठा दिया। उस पत्थर ने चुड़ैल की काली ऊर्जा महसूस की और उसमें से अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी ने एक दीवार सी बना दी।
जिसने किसी तरह चुड़ैल के उस जानलेवा हमले को रोक लिया। इस भयानक टक्कर से पूरा सपना एक झटके में टूट गया। मेरी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी और फिर एक ऐसी ताकत ने मुझे पीछे की तरफ धकेला कि मैं सीधा सपने से बाहर फेंक दिया गया। मैं जोर से मास्टर बेडरूम के उस मुलायम कालीन पर गिरा। मेरे हाथ में वो पत्थर किसी जलते हुए लोहे की तरह गर्म हो चुका था। मैं अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि मुझे बिस्तर से किसी के जोर जोर से हाँफने की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरा सामना खून से लाल आंखों से हुआ। गो हंटिंग जाग चुका था। वो पसीने से लथपथ था और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। साफ था कि वो अभी अभी उस भयानक सपने से बाहर आया था। आमतौर पर जिंदा लोग भूतों को नहीं देख सकते जब तक कि भूत खुद न चाहे या इंसान बहुत कमजोर हालत में हो। मैं छिपने ही वाला था कि मैंने देखा गू हंटिंग की नजरें बिल्कुल मुझ पर टिकी थीं। उसने मुझे देखा, फिर मेरे हाथ में चमकते हुए उस पत्थर को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तेज और शातिर चमक थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज भारी लेकिन बिल्कुल साफ थी जब उसने मुझसे कहा, तुम ओ किडनी बेचने वाले, मुझे उस पागल औरत से बचाओ। इस शरीर को इस्तेमाल करने के लिए मैं तुम्हें टेक्निकल पार्टनर के तौर पर रात में 10% हिस्सेदारी देने की इजाजत देता हूं। भाई साहब, ये आदमी अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है और आंख खुलते ही मुझसे बिजनेस डील करने लगा। 10%? क्या मैं कोई भिखारी हूं? मैंने अभी अभी अपनी जान पर खेलकर यमराज का दिया हुआ वो जादुई पत्थर तक इस्तेमाल कर लिया, तब जाकर तुम्हें उस लाल कपड़ों वाली चुड़ैल के चंगुल से बचाया है। और अब तुम मुझे सिर्फ 10% हिस्सेदारी का झुंझुना पकड़ा रहे हो। इसे तुम शरीर में रहना कहते हो? ये तो किसी सस्ते नाइट शिफ्ट गार्ड को नौकरी पर रखने वाली बात हुई। गुहाटिंग बिस्तर से उठकर बैठा। उसने अपने माथे को दबाया जैसे वो अभी भी उस भयानक सपने के सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसकी उन चालाक आंखों में तुरंत वही पहले जैसी शातिर चमक वापस आ गई। पहली बात, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, तुम खुद मेरे पास आए हो इस शरीर में रहने की भीख मांगने। ये तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं, इसलिए यहां मेरी शर्तें चलेंगी। दूसरी बात, तुमने अभी अभी देखा है कि शरीर पर बाहर से एक बहुत बड़ा और अनजान खतरा मंडरा रहा है। तो अगर तुम मेरे शरीर में रहना चाहते हो तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा ड्यूटी है। और तीसरी बात, रात में 10% हिस्सेदारी का मतलब है रोज रात को करीब 2.5 घंटे। एक ऐसी आत्मा के लिए जिसे नींद नहीं आती, बाहर घूमने फिरने के लिए इतना समय बहुत है। उसने आगे कहा, बाकी के समय तुम्हें चुपचाप सोए रहना होगा ताकि मेरी गहरी नींद और मेरे दिमाग पर कोई असर न पड़े। इस कमीने इंसान को तो पाताल लोक में यमराज का मुनीम होना चाहिए था। यहां तो इसका टैलेंट बर्बाद हो रहा है। बकवास बंद करो, मैंने भी कड़क आवाज में कहा। सीधी सी बात है, मुझे 50% चाहिए। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ये शरीर मेरा होगा। और हां, वीकेंड पर छुट्टी भी लूंगा। इससे शरीर ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। मुझे आधे शरीर का कंट्रोल भी चाहिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वो लाल कपड़ों वाली चुड़ैल सीधा तुम्हारे लिए आई थी। अपना बिल मेरे सिर पर मत फाड़ो। मैं यहां सिर्फ रहने आया हूं, तुम्हारी मुसीबतों की ढाल बनने नहीं। असंभव, गुहाटिंग ने तुरंत जवाब दिया। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय शरीर के लिवर को डिटॉक्स करने और सेल्स को रिपेयर करने का सबसे जरूरी समय होता है। अगर तुम इस दौरान कोई भी भारी काम करोगे तो मेरी सेहत का कबाड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20% दे सकता हूं, मतलब रात 2 बजे से 4 बजे तक। 40%? और तुम्हें मेरे खाने पीने का भी इंतजाम करना होगा। मैं भी अड़ गया। 25%? इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और खाने की बात है तो मैं तुम्हें सिर्फ न्यूट्रिशन के हिसाब से हाई प्रोटीन और कम फैट वाला खाना दूंगा। मुझे 35% चाहिए और मैं फ्राइड चिकन खाऊंगा। मुझे ठंडी कोका कोला पीनी है। भाई, मैं मर चुका हूं। अब क्या तुम मुझे जंक फूड भी नहीं खाने दोगे? डील पक्की? 35%, गू हांटिंग ने कहा। तुम्हारा समय रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक का रहेगा। खाने पीने में थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन एक हफ्ते में तुम 2000 कैलोरी से ज्यादा जंक फूड नहीं खाओगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मुझे समझ आ गया था कि इस चालाक बिजनेसमैन का असली टारगेट शुरू से ही 30% था। उसने बस बड़ी चालाकी से मेरी उम्मीदों को नीचे गिरा दिया। लेकिन अगर मैंने और देर की
तो मेरी आत्मा सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मान गए उस्ताद, बताओ साइन कैसे करना है? मैंने हार मानते हुए कहा। गू हांटिंग ने हवा में तैरते हुए उस चमकते पत्थर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने अपने दांतों से अपनी उंगली को काटा और खून की एक बूंद उस पत्थर पर टपका दी। मैंने भी अपनी आत्मा की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा उसमें डाल दिया। उस पत्थर से एक तेज खनकने वाली आवाज आई। वो एक चमकती हुई रोशनी में बदला और सीधा गू हांटिंग के माथे के बीचों बीच घुस गया। इसके तुरंत बाद मुझे उसके शरीर से एक बहुत जोरदार खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई ब्लैक होल हो। एक ही पल में मेरी आत्मा खिंचकर उसके अंदर चली गई। यह एहसास बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत भारी लेकिन बिल्कुल मेरे शरीर के नाप का कोई डाइविंग सूट पहन लिया हो। मैं छाती के अंदर दिल की वो जोरदार धड़कन महसूस कर सकता था। नसों में दौड़ता हुआ खून महसूस कर सकता था। यहां तक कि मुझे अपनी त्वचा पर उस रेशमी नाइट गाउन की हल्की ठंडक भी महसूस हो रही थी। मैंने झटके से आंखें खोली। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था ताजी हवा को लंबी लंबी सांसों के जरिए अंदर खींचना। हालांकि इस शरीर की सिर्फ बाईं किडनी ही मेरी थी, लेकिन बाकी सारे पार्ट्स एकदम टॉप मॉडल थे। तभी मेरे दिमाग में गू हांटिंग की आवाज गूंजी। किसी साइको की तरह सांसें लेना बंद करो। अपनी सांसों की स्पीड ठीक करो। गहरी सांस लो। मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी मत होने देना। अपना मुंह बंद रखो। अब से मेरा टाइम शुरू हो गया है, मैंने कहा। मैंने रजाई हटाई और शीशे वाली बड़ी खिड़की के सामने जाकर खुद को देखने लगा। 6 फुट 2 इंच की शानदार हाइट, चौड़े कंधे, पतली कमर, 8 पैक एब्स और उस पर एक ऐसा हैंडसम चेहरा जिसे देखकर कोई भी फिदा हो जाए। अगर जीते जी मेरी शक्ल ऐसी होती तो मैं शादी के लिए 10-10 बार रिजेक्ट नहीं होता, मैंने खुश होकर खुद से कहा। इस शरीर का शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम बहुत बढ़िया है। मेरे उस पुराने शरीर से तो लाख गुना बेहतर है, जिसकी दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे कमर टूट चुकी थी। अपनी ये बेवकूफाना हरकतें बंद करो, गू हांटिंग ने फिर टोका। तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। और तुम ऐसे कंधे झुकाकर क्यों चल रहे हो? अपनी कमर सीधी रखो, पेट अंदर खींचो। अरे भाई, मैंने चिढ़कर कहा, रात के 2 बज रहे हैं। इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं। यहां कौन सा तुम सीईओ वाली अकड़ दिखा रहे हो? मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भूत बनकर पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ अगरबत्ती का धुआं ही सूंघ रहा था। मेरे मुंह का स्वाद एकदम मर चुका था। अब जब मुझे एक शरीर मिल ही गया है तो सबसे पहला काम तो पेट पूजा करना ही होगा। मैं मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलकर राजाओं की तरह सीना तान कर गोल सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और हंसते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान इस दुनिया में सबसे अच्छी है।